चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही है धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। सर रुकिए, ये आप क्या पढ़े जा रहे? बेसिकली दोस्तों, मैं इस लड़की की तारीफ करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, और जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं वो मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरी बात और ज्यादा खूबसूरत दिखे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो जिस तरीके से एक स्त्री खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करती है, आभूषण पहनती है, ठीक वैसे ही इंग्लिश के अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जिससे हमारी बात और ज्यादा खूबसूरत लगे, है ना। तो इसीलिए मैंने चांदी जैसा रंग है तेरा, मैं सीधे सीधे भी कह सकता था कि तुम्हारा रंग बहुत सुंदर है ना, तुम जो है कि ब्यूटी क्वीन हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, चांदी जैसा रंग। तो ये जो चांदी जैसा रंग है ना, यही हो जाएगा आपका फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करते हैं। ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू मेक ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन योर रीडर और लिसनर. It includes making comparison, contrast, association, exaggeration, and construction. It also gives a much clear picture of what you are trying to convey. तो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करके क्लियर पिक्चर हो जाती है रीडर के माइंड में कि ऑथर बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। आपको पोइट्री के अंदर मैक्सिमम फिगर ऑफ स्पीच का यूज आपको दिखेगा। तो क्योंकि आगे हम पोइट्री पढ़ने वाले हैं तो उसके पहले हमें फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिमिली। सिमिली मतलब होता है हिंदी में उपमा अलंकार। देखिए यहां पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है, और खास बात इसमें यह होती है कि जिन भी चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है उनमें कोई ना कोई एक चीज कॉमन होती है। जैसे एग्जांपल, माय सिस्टर एंड आई फाइट लाइक कैट एंड डॉग ऑल द टाइम, यानी कि मेरी बहन और मैं हर वक्त ऐसे लड़ते रहते हैं जैसे कुत्ते और बिल्ली। अब देखिए मैंने एक शब्द यूज किया, ऐसे लड़ते रहते हैं, यानी कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं एक किसी शब्द के माध्यम से, है ना। मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया एज लाइक, लाइक, फाइट लाइक, है ना। तो ये जो शब्द है सो, लाइक, एज, अगर इन शब्दों का प्रयोग करके दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन बताया जाए, यानी कि वहां पर होगा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। हर वॉइस इज एज स्मूथ एज ए सिल्क, यहां पर भी एज वर्ड का यूज हुआ है कंपैरिजन बताने के लिए, यानी कि यह हो जाएगा आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग, दोनों के बीच में कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहले एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कुत्ते बिल्ली और हम दोनों भाई बहन में क्या कॉमन क्वालिटी है कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही आपकी एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल इसके आप देख लीजिए, एक फेमस एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा होंडा कार का। उसमें एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा जाता है कि होंडा राइड इज एज स्मूथ एज ए गेजल इन द सहारा, है ना। गेजल बेसिकली होता है चिंकारा, यानी कि होंडा की जो राइड है वो इतनी स्मूथ है जितना कि एक चिंकारा होता है सहारा डेजर्ट में जो पाया जाता है। इट्स कंफर्ट इज लाइक ए हग फ्रॉम नाना, इसका जो कंफर्ट है वो ऐसा होता है जैसे कि आपको नाना ने, आपके नाना जी ने आपको हग किया हो। तो ये जो शब्द यूज हुए लाइक, एज, है ना, यू कैन ट्रस्ट हिम, ही इज एज स्ट्रेट, हिज फेस बिकम एज ब्लैक। तो ये जो शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, इन शब्दों का प्रयोग करके अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कंपैरिजन बता रहे, यानी कि वहां पर होगा आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेटाफर को। मेटाफर क्या होता है? बेसिकली मेटाफर भी सिमिली के जैसा ही होता है, यानी कि इसमें भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन ही किया जाता है, लेकिन खास बात इसमें यह होती है कि इसमें कोई भी एक कॉमन वर्ड यूज नहीं किया जाता, यानी कि कंपैरिजन डायरेक्ट होता है ना। जैसे पिछली जो सिमिली है, सिमिली में हमने देखा था कि सो, लाइक, एज, इन शब्दों का प्रयोग करके कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन इसमें मेटाफर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि अगर मुझे किसी की आवाज की तारीफ करनी है तो मैं अगर सिमिली का प्रयोग करूंगा तो मैं कहूंगा तुम्हारी आवाज कोयल की तरह मीठी है, कोयल की तरह, यानी कि यहां पर कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक शब्द यूज कर लिया। लेकिन अगर मैं यह कह दूं किसी व्यक्ति को कि तुम तो कोयल हो, यानी कि यह एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, तुम तो कोयल हो, यानी कि उसकी आवाज जरूर सुरीली होगी, इसीलिए मैंने उसको कोयल कहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिले एंड मेटाफर। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। माय मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड,
यानी कि मेरी मां का हृदय जो है कि सोने का हृदय। अब मां का हृदय सोने का कैसे हो सकता है ना? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? लेकिन यहां पर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरी मां का दिल बहुत बड़ा है ना, बहुत अच्छा उनका दिल है। माई फ्रेंड सिस्टर पायल इज ए नाइट आउल, है ना। अब वो नाइट आउल कैसे हो सकती है? लेकिन यहां पर कंपैरिजन बताया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन। इसके कुछ और एग्जांपल देखिए। रोहित हैज ए स्टोन हार्ट। भैया अगर रोहित का पत्थर दिल होगा ना तो रोहित जो है कि जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन पत्थर दिल का मतलब क्या है कि उसका जो हार्ट है वो काफी हार्ड है ना, बिल्कुल वो सख्त नहीं है, मतलब सख्त लोंडा है, वो नॉर्मल नहीं है ना, पिघल जल्दी नहीं जाता है वो। तो रोहित हैज ए स्टोन हार्ट। केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब केमल जो है वो डेजर्ट का शिप कैसे हो सकता है? लेकिन ये डायरेक्ट कंपैरिजन बताया गया है। दिस क्लास इज ए जू। जब आप स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो तो आपके टीचर आपसे कहते हैं कि क्या तुमने क्लास को चिड़ियाघर बना रखा है, तो वो भी क्या है? वो भी एक मेटाफर ही है ना, क्लास को चिड़ियाघर। अब क्लास चिड़ियाघर कैसे हो सकती है? चिड़ियाघर के जैसे हो सकती है, ना कि चिड़ियाघर, है ना। तो ये भी एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये भी हो जाएगा आपका मेटाफर का एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हम फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं। पर्सोनिफिकेशन, बेसिकली गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स। यानी कि पर्सोनिफिकेशन का हिंदी मतलब होता है मानवीयकरण अलंकार। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को नॉन लिविंग पर अप्लाई किया जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। अब आग भला पूरे जंगल को कैसे निगल सकती है? किसी भी चीज को निगल तो कौन सकता है? ह्यूमन, है ना। ह्यूमन बीइंग या फिर जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, वो लिविंग बर्ड या फिर मैं कह दूं कि लिविंग एनिमल, ये किसी चीज को निगल सकते हैं ना। आग कैसे निगल सकती है? लेकिन यहां पर आग को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि आग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया गया है, इसीलिए यहां पर आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसकी ट्रिक बेसिकली क्या है? मेक नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम्स ह्यूमन। ये आपको इजीली पता चल जाएगा। नॉन ह्यूमन थिंग्स को जब ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है, वहां पर होता है आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। इसका एक और एग्जांपल देखिए। द फ्लावर्स डांस्ड टू द विंड। अब हवा के सामने फूल जो है वो कैसे डांस कर सकते हैं? लेकिन क्योंकि हवा चल रही है तो फूल लहरा रहे होंगे, है ना। तो उनको पर्सोनिफाई किया गया है। कुछ और एग्जांपल। यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। अब भैया अपॉर्चुनिटीज आके तुम्हारा दरवाजा ऐसे थोड़ा ना ठकठकाएगी, ठक ठक ठक, है ना। अपॉर्चुनिटीज आकर जो है कि मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने रहेगी अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो। इसका कहने का मतलब ये है ना। तो दरवाजा तो कौन खटखटा सकता है? ह्यूमन बीइंग खटखटा सकता है। तो यहां पर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज दी जा रही है। किसको? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। जैसे एमिली डिकिंसन की एक पोएम है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। यानी कि अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रही है कि क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक सकता था तो वह मेरे लिए रुक गई। अब मौत भला किसी के लिए रुकती है क्या? लेकिन क्या हो रहा है? पर्सोनिफाई हो रहा है, यहां पर पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है ना। जस्टिस इज ब्लाइंड एंड एट टाइम डीफ। अब देखिए जस्टिस जो है वो ब्लाइंड कैसे हो सकता है ना। कानून अंधा होता है और कभी कभी बहरा होता है। अब कानून ना तो अंधा होता है ना बहरा होता है, कानून तो कानून होता है, लेकिन उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जा रहे हैं। तो ये था आपका पर्सोनिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपका एपोस्ट्रोफ। देखिए इट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन हु इज अब्सेंट और ऑलरेडी डेड। यानी कि जब भी ये जो अपोस्ट्रोफ है, संबोधन इसका बेसिकली हिंदी में मतलब होता है, तो ये यूज किया जाता है किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो है अगर वो वहां पर नहीं है, अब्सेंट है, और उसके बारे में अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वहां पर आपका अपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है। या फिर किसी व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और उसकी क्वालिटी या उसके बारे में हम बता रहे हैं तो वहां पर आपका अपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एड्रेस एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया एंड इवन ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। देखिए इसके ट्रिक बेसिकली ये है कि जहां पर आपको ये दो शब्द देखने के लिए मिले, ओ या ओह, वहां पर 99% चांसेस रहेंगे कि आपका अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे कि ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। अब बेसिकली ये क्या है? ये अब्राहम लिंकन जो है उनके लिए एक जो है कि लिखा गया एक लाइन है ना। डियर गॉड द वेरी हाउस
सीम एस्लीप। अब क्योंकि जब अब्राहम लिंकन की डेथ हो जाती है उसके बाद उनको संबोधन करने के लिए ये पोएम लिखी गई थी, है ना, तो यहां पर एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच होगा। एपोस्ट्रोफ में ये आपका जो एक्सक्लामेशन यानी कि ये जो चिन्ह है ना जो आप देख पा रहे होगे, इसे बेसिकली एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं। तो ये जो चिन्ह है ये आपको देखने के लिए वहां पर मिलेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। ये पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है किसी भी व्यक्ति का, है ना। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हम कम कर देते हैं, डू नॉट को हम डोंट कर देते हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं चीज़ों को। जैसे कि मैंने कह दिया कि शी डू नॉट वर्क प्रॉपरली, है ना, तो शी डोंट वर्क प्रॉपरली, यानी कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट के साथ शब्दों को कहा है। तो ये होता है आपका एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आता है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो बहुत इजी है, इसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए बेसिकली एलिट्रेशन होता क्या है, आपने एक फेमस एग्जांपल सुना होगा, कौन सा? चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सर ये क्या बोल रहे हो भैया? यही एग्जांपल है किसके? एलिट्रेशन के। बेसिकली एलिट्रेशन क्या होता है, तो इट यूजेस सिमिलर फोनेटिक साउंड इन कंटिन्यूटी टू मेक एन इफेक्ट, यानी कि जब भी आप किसी सेंटेंस को रीड करते हैं तो कंटिन्यू जो है कि आपका जो फोनेटिक साउंड है, फोनेटिक साउंड क्या होता है, जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के दौरान जो साउंड निकलता है उसे कहते हैं बेसिकली फोनेटिक साउंड। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और बार बार कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है उस शब्द के स्टार्टिंग में, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, शिप शुड स्लीप इन ए शेड, तो यहां पर एस साउंड आ रहा है बार बार, श श श श, तो श क्या है? एक कॉन्सोनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब भी बार बार आए तो वो वहां पर हो जाता है आपका एलिट्रेशन। किरण's kid kept playing, लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची, तो ये सारे के सारे एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। रॉकी रोड, है ना, बिग बिजनेस, किसिंग कजिन। अब देखिए किसिंग कजिन में यहां पर किसिंग और कजिन, जबकि यहां पर दो अलग अलग कॉन्सोनेंट वर्ड यूज हुए, लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया कि आपको यहां पर ध्यान देना है कॉन्सोनेंट साउंड पर, ना कि कॉन्सोनेंट वर्ड पर, है ना। तो किसिंग कजिन में का जो साउंड है, का एक कॉन्सोनेंट साउंड यहां पर आ रहा है, इसीलिए यह भी एक एग्जांपल होगा एलिट्रेशन का। जंपिंग जैक, नो नॉनसेंस, टफ टॉक, क्विक क्वेश्चन, मनी मैटर्स, ये सारे के सारे एलिट्रेशन के एग्जांपल है। तो देखिए मैंने यहां पर आपको आईएमपी नोट भी दे दिया है कि आपको साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर को देखना है ना, जिससे कि ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो ये कुछ एग्जांपल है एलिट्रेशन के। ए गुड कुक हु कुक कुकीज एज मच कुकीज एज ए गुड कुक कुड कुड कुकीज, है ना। सुनने में ये बड़ा मजेदार लग रहा होगा। तो एलिट्रेशन तो आपको इजीली पहचान में आ जाएगा जब भी आप पोएम में इसको पहचानने बैठोगे। माई डियर डियर इज डियर, द कैप्टन कुडंट कीप द मैन इन द कैबिन, द रिच मैन वॉज सो चीप दैट इट वॉज चिलिंग, आई फॉरगेट माई फ्लिप फोन बट फेल्ड फ्री, फ साउंड आ रहा है बार बार। डोंट वेज ए वार ऑफ वर्ड्स अगेंस्ट द वर्ल्ड, व साउंड यहां पर आ रहा है। ध्यान आपको यह रखना है कि कंसोनेंट साउंड आना चाहिए, ना कि ववेल साउंड, है ना। ग्रास ग्रोज ग्रीनर इन द ग्रेवयार्ड, तो ये कुछ एग्जांपल थे एलिट्रेशन के। चलिए अब आ जाते हैं असोनेंस पे। असोनेंस बेसिकली क्या होता है? असोनेंस में होता है रिपीट द सेम वोवेल बट स्टार्ट विद द डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि एलिट्रेशन के जैसा ही स्टार्ट तो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से होगा, लेकिन ठीक उसके बाद में एक कोई सा भी ववेल वर्ड यहां पर यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, पहला एग्जांपल है जेरी वेंट हियर एंड देयर नाउ वेयर, तो इसमें जो ये ई वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ई क्या है? एक ववेल वर्ड है। तो ई जो वर्ड है एक ववेल, ये बार बार रिपीट जब हो रहा है, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर, तो पहला है आपका कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन दूसरा है आपका ववेल। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड के बाद में ववेल आए, बार बार ववेल रिपीट हो, वहां पर हो जाएगा आपका असोनेंस, यानी कि सेंटेंस के जो वर्ड होंगे उनका पहला अक्षर तो कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन उस कॉन्सोनेंट के बाद जो साउंड होगा वो कोई ना कोई ववेल होगा, है ना, और सब में सेम होगा, यानी कि सारे वर्ड में जो है कि वो ववेल सेंड होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शब्दों में वो ववेल साउंड हो, लेकिन जितने में भी होगा उनमें सेम होगा। जैसे कि जेरी वेंट हियर,
अब ये तीन जो शब्द है इनमें आपका ई आ रहा है, अब एंड में नहीं आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी में आए, लेकिन जिन जिन में भी आ रहा है वो शब्द सेम होगा। जैसे इनमें ई आ रहा है तो सभी में ई शब्द होगा, है ना। तो ये आपको समझने की बेसिकली जरूरत है। चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए, व्हाट इज हाइपरबोले। ये तो बहुत ईजी है, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। हाइपरबोले मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो आप बड़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ करते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, हनुमान जी जो है उनको बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। आपने ये चौपाई सुनी होगी, है ना, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। ये जो महाराणा प्रताप है उनके बारे में ये लाइन आपने सुनी होगी हिंदी में, है ना। तो बेसिकली हाइपरबले में अतिशयोक्ति यानी कि बड़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाती है। इट इज मेनली यूज्ड टू मेक समथिंग लुक एंड साउंड ए lot better that is actually it is. In the other word it can be said to be from the exaggeration. exaggeration मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को। I am so tired that I could sleep for a week. यानी कि मैं इतना थका हुआ हूं कि अब मैं पूरे सप्ताह तक सोना चाहता हूं। अब क्या कोई व्यक्ति पूरे सप्ताह सो सकता है क्या? कुंभकर्ण को भी पछाड़ दे, लेकिन कहना चाहता है, वो बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, वो थका हुआ है, अपनी बात को एग्जैजरेट करके वो कह रहा है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन द मून एंड द स्टार्स। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, है ना। अब चांद तारों में चेहरा कैसे नजर आ सकता है यार, लेकिन यहां पर क्या वो बता रहा है कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं, है ना। शी इज मोर ब्यूटीफुल, वो इतनी खूबसूरत है कि वो चांद भी उसके सामने फीका पड़ जाए, है ना, भले ही वो 3 दिन से नहीं रहे हो, है ना। तो ये मजाक की बात है। तो यहां पर बड़ा चढ़ाकर कह रहा है व्यक्ति अपनी प्रेमिका के बारे में। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। अब किसी बच्चे को जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो टीचर क्या कहता है कि मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं। अब क्या टीचर ने सच में 1000 बार बताया क्या? नहीं बताया, लेकिन टीचर जो है वो एग्जैजरेट कर रहा है अपनी बात को। इसके कुछ और एग्जांपल है। आई कैन स्मेल पिज्जा फ्रॉम ए माइल अवे। अब कोई एक फूडी पर्सन है तो वो क्या कहेगा कि मैं जो है पिज्जा की स्मेल को 1 मील दूर से सूंघ सकता हूं। भैया कैसे सूंघ सकते हो, कुत्ते हो क्या, है ना, सूंघ नहीं सकता। ये बेसिकली बड़ा चढ़ाकर बात कह रहा है। माई डैड इज ऑलवेज वर्किंग। अब किसी के भी डैड हो वो हमेशा काम नहीं कर सकते भैया, उनको खाना भी रहता है, पीना भी रहता है, सोना भी रहता है ना। लेकिन वो बता रहा है कि मेरे जो डैड है वो हार्ड वर्किंग पर्सन है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो आई होप कि हाइपरबोले आपको इजीली समझ में आया होगा। काफी इजी ये फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट हम आते हैं पैराडॉक्स पे। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स होता है बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन, ए स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ मेक ए रीडर टू थिंक इन एन इनोवेटिव वे। यानी कि आपने सुना होगा एक डायलॉग एक पिक्चर का, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो भैया अपने आप की तुमने सुन तो ली, तुमने कमिटमेंट कर तो दी, है ना। तो ये अपने आप में जो वाक्य है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, बॉडीगार्ड पिक्चर का ये डायलॉग है। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, ये कोई बात होती है भला, है ना। तो जब खुद की बात कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सोक्रेटिस का बेसिकली ये स्टेटमेंट है, लेकिन काफी गहरा इसका मीनिंग है। लेकिन यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी यहां पर हो रही है ना। 2 स्टेटमेंट आपस में जो है कि कॉन्ट्राडिक्टरी पैदा कर रहे हैं। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। भैया कोई भी व्यक्ति है वो पैसे को खर्च करके कैसे बचा सकता है, जबकि यहां पर क्या कह रहा है, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। बिगिनिंग भी कह रहे हैं और एंड भी कह रहे हैं। द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। ये भी कोई बात होती है भला? अब देखिए एक होता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, ये भी बिल्कुल सेम दिखेगा आपको पैराडॉक्स की तरह, बस इसमें अंतर इतना है कि पैराडॉक्स में 2 स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और ऑक्सीमोरोन में 2 अपोजिट वर्ड आते हैं। जैसे कि 2 अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू समथिंग। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। अब यहां पर कॉमेडी शब्द भी यूज किया गया है और सीरियस भी, जबकि कॉमेडी का अपोजिट होता है सीरियस।
तो कॉमेडियन जो है वो सीरियस कैसे हो सकता है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, तो बेसिकली ये तो जानबूझकर अपोजिट कह रहे हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा अंतर करना है। डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज, अगर आपने ओरिजिनल कह दिया तो फिर कॉपीज कहने की क्या जरूरत है ना, क्योंकि आप ओरिजिनल मांग रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, ओरिजिनल कॉपीज। तो ये खुद में ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द है ना। पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, स्वीट भी आ रहा है और सोरो भी आ रहा है। टुमारो इज ए वर्किंग हॉलीडे, अब वर्किंग भी आ रहा है और हॉलीडे भी आ रहा है, ठीक है। अनमोल लेफ्ट द पेंटिंग कंप्लीटली अनफिनिश्ड, कंप्लीट भी आ रहा है और अनफिनिश्ड भी शब्द यहां पर यूज हो रहा है। दिस इज जस्ट द फॉल्स ट्रूथ, अब ये भला कैसे हो सकता है ना। तो यहां पर क्या जानबूझकर ये बातें कही जा रही है। माई सिस्टर एंड आई हैड ए फ्रेंडली फाइट, अब फ्रेंड भी है और झगड़ते भी है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर आपका कंफ्यूजन भी दूर कर दिया है कि पैराडॉक्स में कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विथ अपोजिट डेफिनेशन, यानी कि वहां पर आपको अलग अलग दो वाक्य मिलेंगे जिनका अलग अलग मतलब निकलेगा, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, लेकिन जो ऑक्सीमोरन है उसमें दो शब्द जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आप आ जाइए, व्हाट इज आयरनी। आयरनी फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी मतलब बेसिकली होता है विडंबना, यानी कि शब्दों का उपयोग इस तरीके से किया जाता है कि उनका इंटेंडेड मीनिंग जो है वो एक्चुअल मीनिंग से अलग होता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल देखिए, डॉक्टर बीमार पड़ गया, अब भला डॉक्टर है तो वो बीमार कैसे पड़ गया, लेकिन डॉक्टर बीमार पड़ सकता है भैया, क्यों नहीं पड़ सकता। बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि वो डॉक्टर है तो वो बीमार पड़ ही नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर भले ही है लेकिन वो है तो ह्यूमन। तो यहां पर जो इंटेंडेड मीनिंग है वो एक्चुअल मीनिंग से अलग हो रहा है ना। चीजें जैसी दिखती है एक्चुअल में उससे बहुत अलग होती है। यहां पर जैसे टीचर टेस्ट में फेल हो गया, अब भैया टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है, वो टेस्ट की खुद तैयारी करवाता है, वो टेस्ट में फेल कैसे हो सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ है। तो क्या है, ये आयरनी है ना। पायलट को हाइट का फियर है, अब पायलट को अगर हाइट का फियर है तो पायलट को तो पता ही है कि उसको हाइट पे उड़ना है, तो फिर उसको फियर है, मतलब ये क्या है, ये एक आयरनी है ना। तो इन विच द वर्ड आर यूज्ड इन सच ए वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। इन सिंपल वर्ड इट इज डिफरेंस बिटवीन द अपीयरेंस एंड ए रियलिटी। तो आपको आई होप कि क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आयरनी क्या होती है ना। एक और इसका एक मजेदार एग्जांपल है, मैरिज काउंसलर का डाइवोर्स हो गया जो व्यक्ति शादियां करवाता है लोगों की, उसका खुद का ब्रेकअप या उसका खुद का डाइवोर्स हो गया, है ना। तो उसका अगर डाइवोर्स हो गया तो ये क्या है अपने आप में, ये एक आयरनी है। इसके एग्जांपल देखिए, इफ ए फायर स्टेशन वर टू बर्न डाउन, अगर एक आग बुझाने वाला जो फायर स्टेशन है वो खुद ही जल जाए तो ये क्या होगा, बड़ी विडंबना होगी ना। हमें समझ में नहीं आएगा यार, फायर स्टेशन जल गया तो अब मैं उसकी आग कैसे बुझाऊं, है ना। हिज मिस्टेक विल एक्चुअली इंप्रूव द टीम्स सिचुएशन, अब किसी व्यक्ति ने मिस्टेक करी लेकिन उसकी मिस्टेक जो है वो टीम की परिस्थिति को सुधारने में सहायक साबित हुई, तो यहां पर भी क्या हो गया, आयरनी हो गया, है ना। इसके कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हो, है ना। तो ये है, यानी कि यूजुअली जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल है इस मिस्टेक, तो यूजुअली बेसिकली मिस्टेक से क्या होता है, चीजें खराब होती है, लेकिन यहां पर वो टीम की सिचुएशन को इंप्रूव कर रही है, तो इसीलिए हम इसे एक आयरनी कहेंगे, है ना। शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, ये बेसिकली किस प्ले का या फिर किस नॉवेल का ये स्टेटमेंट है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना, क्योंकि हमने स्टेटमेंट अच्छे से डिस्कस किए। तो ये जो पहला एग्जांपल है, शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, ये किस एक, जो मैं आपको बता देता हूं कि एक फिक्शनल नॉवेल हमारे सिलेबस में मेंशन है, उसका बेसिकली ये स्टेटमेंट है, यानी कि वो सहनी है लेकिन मुझे लुभाने के लिए पर्याप्त सुंदर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये एक आयरनी हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज आयरनी। द कॉबलर्स चिल्ड्रन हैव नो शूज, अब जो व्यक्ति जूते बनाता है उसी के बच्चों के पास जूते नहीं है ना। तो ये तो जो है कि क्या हो गया, विडंबना हो गई बड़ी भैया। तो ये होता है आयरनी। अब देखिए आयरनी तीन टाइप की होती है, पहली होती है वर्बल आयरनी, दूसरी होती है सिचुएशनल आयरनी, और तीसरी होती है ड्रामेटिक आयरनी। वर्बल आयरनी क्या होती है, इंसान बोलता कुछ और है और उसका मतलब कुछ और निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैं एक डेंटिस्ट को दिखाने के लिए गया, मेरा कोई जो है कि मेरे जो दांत है वो ज़्यादा दर्द कर रहे थे, तो मैं डेंटिस्ट के पास गया दिखाने के लिए, और जब वापस आया तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा,
दर्द हो रहा है तो मैं क्या कहूँगा, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं तो दर्द थोड़ा ना हो रहा है, मैं तुम्हें मजा आ रहा है। अरे भैया अगर मैं डेंटिस्ट के पास गया था तो ऑब्वियसली मुझे दर्द ही हो रहा होगा ना, है ना। तो ये क्या है, ये वर्बल आयरनी है। आगे सभी को समझ में। नेक्स्ट होता है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना जिसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं की हो। जैसे कि इसका मजेदार एग्जांपल पता है क्या है, एक बच्चे ने अपने पिताजी से 1 लाख रुपए लिए। क्यों लिए? क्योंकि उसको अपने पिताजी के लिए बाइक खरीदना था। अब पिताजी को यह बात पता नहीं थी, पिताजी ने अपनी पुरानी कार बेचकर उस बच्चे को 1 लाख रुपए दिए। और अब बच्चा क्या करता है, बच्चा उस 1 लाख रुपए से पिताजी को बाइक खरीदकर गिफ्ट देता है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये सिचुएशनल आयरनी होगी ना, है ना। कार बेच दी पिताजी ने उस बच्चे के लिए और बच्चा जो है फिर से पिताजी के लिए क्या लेके आ गया, बाइक, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक सिचुएशनल आयरनी है, यानी कि मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई यहाँ पर जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। पिताजी ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा बच्चा इतना मूर्ख है, ये ऐसा काम करेगा। नेक्स्ट होती है आपके ड्रामेटिक आयरनी। अब देखिए ये तो बहुत ईजी है, जब हम मूवी देख रहे होते हैं थिएटर में तो कुछ चीजें हमें पता होती है ना, लेकिन उस मूवी के कैरेक्टर को नहीं पता होती। जैसे कि आप कोई सी मूवी देख रहे हैं तो आपको पता है कि जो गेट के पीछे व्यक्ति छुपा हुआ है उसके हाथ में चाकू है और वो शायद मर्डर भी कर सकता है जो रूम के अंदर आ रहा है उसका। लेकिन जो रूम के अंदर आ रहा है मूवी में, उस कैरेक्टर को क्या ये बात पता होगी? नहीं पता होगी, लेकिन आपको तो पता होगी क्योंकि आप ऑडियंस है। तो इससे कहते हैं बेसिकली ड्रामेटिक आयरनी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कि आयरनी बेसिकली क्या होती है। नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट होता है पन। ये क्या होता है? पन इज जनरली यूज्ड टू प्ले वेयर वन वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग। यानी कि देखिए कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हुए जब हम कोई जोक बना देते हैं उसे बेसिकली हम कहते हैं पन। इसके अंदर ह्यूमर जरूर होता है। ह्यूमर समझते हो? ह्यूमर, ह्यूमर मतलब होता है कि डायरेक्ट जोक नहीं होगा, लेकिन जो बात कही जाएगी ना उसका डबल मीनिंग होगा। यानी कि डबल मीनिंग के साथ कोई ना कोई जोक सुनाया जाएगा, उससे हम कह देंगे बेसिकली पन। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, ए बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। अब देखिए यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, बाइसिकल जो है वो अपने स्टैंड पर खड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि बिकॉज इट इज टू टायर्ड। अब देखिए टू टायर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं। पहली बात कि उसके 2 टायर है तो वो आपस में बैलेंस नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो खड़ी नहीं हो सकती। या फिर टू टायर्ड मतलब बहुत थकी हुई है वो, इसीलिए वो खड़ी नहीं हो सकती। यानी कि यहां पर आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उसके लिए ह्यूमर चाहिए जो आप लोगों के अंदर कूट कूट कर भरने की जरूरत है ना। तो ये था पन का एग्जांपल, ए बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। एक और एग्जांपल देखिए, हर कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। अब देखिए माउस एक वो होता है जो कंप्यूटर में यूज होता है और बिल्ली को भी माउस यानी कि चूहा पसंद होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है पन के। आई होप आपको फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको पहले ही उनकी सूचना मिल जाए और वो आप देख पाए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।